हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बालक के विकास के बारे में, जहां हमने विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार बालक गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अलग अलग क्रम में अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से लगातार सभी आयामों के साथ अपने आप को विकसित करता है। वहाँ फ्रेंड्स, हमने सभी अवस्थाओं में होने वाले बदलावों को, परिवर्तनों को समझने की कोशिश की थी, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के कथनों को जानने की कोशिश की थी, विभिन्न अवस्थाओं के नामों और उपनामों को भी जानने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज उसी से अगली कड़ी में मैं आपको लिए चलता हूं, जहां हम बात करेंगे विकास के विभिन्न आयामों के बारे में, विकास के विभिन्न पक्षों के बारे में। दोस्तों, अगर विकास के विभिन्न आयाम और पक्षों की बात की जाए तो बालक के विकास को ठीक से समझने के लिए, जानने के लिए विभिन्न पक्षों में उसको विभाजित किया गया है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। इन पक्षों में ऐसे मुख्य पक्षों को शामिल किया गया है या उन मुख्य आयामों में बालक के विकास को बांटा गया है जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, मापा जा सकता है और आसानी से वो परिवर्तन नजर भी आते हैं। उन आयामों में विभाजित किया गया है बालक के विकास को। तो दोस्तों, ये जो बालक के विकास के आयाम हैं, इन्हें विकास के विभिन्न पक्ष भी कहा जाता है, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ये विभिन्न पक्ष, जब बालक छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो छोटे से बड़े होने के दौरान उसमें जो लगातार बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, ये बदलाव और परिवर्तन बालक के विभिन्न पक्षों में दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले बालक में ये जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, हम प्रत्यक्ष हमारे सामने जो उसका शारीरिक स्वरूप बदल रहा है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल संरचना बदल रही है, ये हमें सबसे पहले दिखाई देता है। तो हम कहेंगे यह बालक का शारीरिक विकास या बालक के विकास का शारीरिक पक्ष या फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ बालक में जो फिजिकल बदलाव आते हैं, संरचना में जो बदलाव आते हैं, देखने में जो उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भी बदलाव आते हैं, उसके व्यवहार में भी बदलाव आते हैं, उसकी लैंग्वेज का भी विकास होता है, सीखने की, समझने की, सोचने की क्षमताओं का भी विकास होता है। यह छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी करने लगता है, यह किसी की बात को सुनकर समझ भी जाता है और उसका जवाब भी दे देता है। तो हम कहते हैं कि भाई, बालक में ये जो लगातार शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, आकार और संरचना में जो बदलाव हो रहे हैं, इसके साथ साथ इसकी सोचने समझने की मानसिक क्षमता में भी बदलाव हो रहे हैं। अर्थात क्या हो गया कि बालक का मानसिक विकास, कौन से पक्ष का विकास? बालक के मानसिक पक्ष का विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब हो गया मस्तिष्क में निहित उन सारी क्षमताओं में बदलाव आना, परिवर्तन आना, उन सब का विकास होना जो मस्तिष्क के आकार और संरचना के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। शारीरिक विकास में तो क्या हो गया? मस्तिष्क की संरचना बनना, मस्तिष्क का आकार बढ़ना, मस्तिष्क की वजन बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ना। लेकिन इन लंबाई चौड़ाई के साथ, वजन के साथ, संरचना के साथ इसकी क्षमताओं में भी बदलाव आता है। इन सारी मानसिक क्षमताओं में आने वाले बदलावों को, मानसिक अवयवों में होने वाले बदलावों को कहते हैं मानसिक विकास, जो शारीरिक विकास के साथ में चलते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक बालक जब विभिन्न शारीरिक कार्य कर रहा है, मानसिक कार्य कर रहा है, तो अचानक से कभी इसको गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पे आपने डांट दिया तो रोने लगता है, थोड़ा हंसी मजाक का कोई सीन आ गया, आपने गुदगुदी चलाई या सामने से कोई स्थिति बनी, हंसने वाली जोक सुनाया, विभिन्न गतिविधि की, तो बालक हंसने भी लगता है। तो आप क्या कहेंगे कि साहब, इन सारी चीजों के साथ जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है तो बालक के संवेग भी प्रदर्शित होने लगे हैं, संवेग भी दिखाई देने लगे हैं। और ये संवेग पहले सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे संवेग दिखने लगे हैं। हर परिस्थिति के अनुसार बालक के भावों में बदलाव आ रहा है। ये भावों में आने वाला बदलाव कहलाता है दोस्तों संवेगात्मक विकास। तो तीसरा आयाम जो हो रहा है, किसके साथ? शारीरिक विकास के साथ, मानसिक विकास के साथ जो तीसरा आयाम विकसित हो रहा है वह कहलाता है संवेगात्मक विकास। इसके साथ बालक जब मां के साथ विकसित हुआ था गर्भावस्था में, अब जन्म के बाद यह धीरे धीरे मां को अलग इकाई के रूप में देखता है।
माँ अलग हो गई और संतान अलग हो गई और जन्म से पहले दोनों एक ही इकाई के रूप में होते हैं। तो अब यह बालक क्या करता है, अलग इकाई के रूप में धीरे धीरे माँ के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है। माँ के बाद पिता के साथ, पिता के बाद जो परिवार में बाकी दादा दादी, भैया बहन, मौसी फूफा, जो भी परिवार में अन्य सदस्य हैं, इन सबके साथ भी धीरे धीरे यह सामंजस्य बनाने लगता है, इन सबके व्यवहारों को समझने लगता है, स्वयं के व्यवहारों के द्वारा इन्हें भी समझाने की कोशिश करने लगता है। तो यह जो बालक में समाज के प्रति या यूं कहें स्वयं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो समझ बन रही है, इसके प्रति उसका जो व्यवहार बन रहा है, यह कहलाएगा बालक का सामाजिक विकास। तो इस प्रकार बालक का विकास छोटे से लेकर बड़े होने के साथ साथ लगातार सभी आयामों में होता रहता है दोस्तों। तो इन सारे विकास को ठीक से समझने के लिए विकास के कुछ आयाम निश्चित किए हैं, कुछ पक्ष निश्चित किए हैं। तो थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। डेवलपमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, विकास के कौन कौन से आयाम हैं। तो फ्रेंड्स हम डिटेल से समझते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम, किसका विकास, बालक का विकास। कहां से, जीवन प्रारंभ करने से, अर्थात गर्भावस्था से ही कहलाएगा। डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको बताया, इन डायमेंशंस को या विकास के विभिन्न पक्षों को अगर हम 4 मुख्य भागों में बांट के देखें तो फ्रेंड्स पहला हो जाएगा बालक का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, ये फिजिकल डेवलपमेंट में एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट हो जाएगा इंग्लिश में, ये मोटर डेवलपमेंट। गत्यात्मक विकास भी शारीरिक विकास के ही साथ में शामिल होता है, जो गति के विकास से संबंधित होता है। दूसरे पक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरे आयाम की बात करते हैं। तो दूसरा आयाम होता है बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास हो जाएगा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट, इस मेंटल डेवलपमेंट के भी 2 और पार्ट्स होते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट में 2 चीजों को और शामिल किया जाता है। उसमें एक होता है बालक का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, इंग्लिश में कहेंगे इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक मतलब सीखने संबंधी विकास। इसी में एक और होता है बालक का भाषाई विकास। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज से संबंधित डेवलपमेंट। तो ये बालक के 2 पक्ष हो गए, आयाम हो गए विकास के। हम तीसरे आयाम की ओर चलते हैं। तो तीसरा आयाम होता है बालक का संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा होता है फ्रेंड्स सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, ये हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में ही एक और पार्ट होता है जिसे कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास, समाज की नीतियों से संबंधित जो विकास होता है उसे नैतिक विकास कहा जाता है, मोरल डेवलपमेंट। तो इस प्रकार बालक के विकास के जो आयाम हैं उन्हें हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, या 4 प्रमुख आयाम इन्हें कहा जाता है। सबसे पहला यहां से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इन विकास के आयामों का क्रम किस प्रकार होता है, सीक्वेंस क्या होती है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट की। तो पहली सीक्वेंस होगी यहां पर शारीरिक विकास। सबसे पहले शारीरिक विकास होगा दोस्तों। देखिए शारीरिक विकास क्यों होगा, पीछे आप याद कीजिए मैंने जब आपको विकास की पहली अवस्था की बात की थी, गर्भावस्था,
तो वहां मैंने आपको बताया था कि हम सबके जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है और उस एक कोशिका को कहा जाता है जाइगोट या संयुक्त कोष कहा जाता है। ये जो संयुक्त कोष होता है ये माता और पिता दो कोषों से मिलकर बनता है, ओवम और स्पर्म से मिलकर बनता है। इस संयुक्त कोष या एक कोशिका से हम सबका जीवन प्रारंभ होता है। यह एक कोशिका से फिर विभाजन होकर 2 से 4, 4 से 16 इस तरह से इसमें गुणात्मक अभिवृद्धि होती है। इस गुणात्मक अभिवृद्धि के कारण एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होती है और एक इकाई के रूप में मां के गर्भ में शरीर का प्रारंभ होता है। तो ये सबसे पहला जो प्रारंभ क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, ये बायोलॉजिकल हुआ, शारीरिक रूप से हुआ, एक कोशिका से हुआ। इसलिए हम सबके विकास का पहला आयाम कौन सा हो जाएगा, शारीरिक विकास, हम सबका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट दोस्तों गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है, ये बालक की गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, बीजकरण अवस्था से ही शुरू हो जाता है और लगातार 9 महीने तक हम सब मां की गर्भ में विकसित होते हैं। उसके बाद फिर जन्म के बाद बाहर के परिवेश में प्रवेश करते हैं। तो विकास क्रम की पहली अवस्था में कौन सा हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा, जो मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद अब अगर हम दूसरे विकास के पक्ष की बात करें तो दूसरा विकास का पक्ष हमारा होगा, दूसरा आयाम होगा बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। जब मां के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के निर्माण में सबसे पहले या जो दिशा होती है शरीर के निर्माण की, विकास की, वो होती है सिर से पैर की ओर। तो शारीरिक अवयवों को निर्माण में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है और इस सिर और मस्तिष्क के निर्माण के साथ साथ धीरे धीरे मस्तिष्क की संरचनाएं भी मां के गर्भ में बनने लगती हैं। इन मस्तिष्क की संरचनाओं में आकार, गठन और शरीर के अंग के रूप में जो मस्तिष्क विकसित होता है, इसमें निहित क्षमताएं भी वहीं से बनना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। हालांकि वो इन क्षमताओं की प्रारंभिक अवस्था होती हैं, लेकिन मस्तिष्क में जो क्षमताएं हैं, गुण हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो सब मां के गर्भ से बनना शुरू हो जाती हैं। तो यूं कहें कि बालक का मानसिक विकास भी कहां से शुरू हो रहा है, ये भी दोस्तों गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि बालक का यह जो गर्भावस्था में मानसिक विकास होता है, ये उसके द्वारा किसी भी कार्य से प्रकट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि मां के गर्भ में है, उसके द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उनका प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाना संभव नहीं होता है। लेकिन साइंस ऐसा मानता है कि बालक मां के गर्भ में भी काफी कुछ सीखता है। हम अगर हमारे पौराणिक अध्ययनों को या पौराणिक ग्रंथों को लेकर बात करें तो अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी महाभारत में। तो वहां भी अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह में प्रवेश करना मां के गर्भ में सीख जाता है। इस तरह की दंत कथा या हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह मनोविज्ञान भी स्वीकार करता है और बायोलॉजी भी एक्सेप्ट करता है कि बालक का मानसिक विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो शारीरिक विकास के बाद अगला विकास जो बालक में शुरू होता है दोस्तों, वो होता है मानसिक विकास। तो क्रम में सेकंड नंबर पे क्या हो गया बालक का मानसिक विकास। विकास क्रम के तीसरे विकास की बात करें तो तीसरा होता है दोस्तों संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट अभी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, संवेग कैसे कैसे बनते हैं सारा हम जानेंगे। लेकिन यहां आप इतना जान लीजिए कि बालक के जन्म के बाद जो पहली रोने की ध्वनि सुनाई देती है, यह पहले रोने की ध्वनि उसमें होने वाली उत्तेजनाओं के कारण होती है और उत्तेजना अपने आप में एक संवेग होता है, इमोशन होता है। और ये संवेग और इमोशन बालक की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से ही प्रभावित होते हैं, उन्हीं के द्वारा बनते हैं। तो यह भी कहा जा सकता है कि बालक के जन्म के साथ ही उसमें संवेगों का बनना भी शुरू हो जाता है, संवेगों का विकास भी शुरू हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर रखा जाएगा संवेगात्मक विकास, जो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा बनता है। यह दो प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से होते हैं। उसके बाद चौथा पक्ष या चौथा आयाम जो विकास का होता है फ्रेंड्स, वो होता है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको बताया, बालक जन्म के बाद अन्य सामाजिक
जीवों के साथ, प्राणियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, विभिन्न परिस्थितियों के साथ रूबरू होता है, इन सब के साथ सामंजस्य बनाता है, समायोजन बनाता है, अनुकूलन करता है, सामाजिक चीज़ों को, परंपराओं को, मान्यताओं को, धारणाओं को मानता है, किस तरीके से कोई काम करना, इन बातों को समझने लगता है, कैसे उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां समाज के द्वारा स्वीकार होनी है, स्वीकार नहीं होनी है, इन सारी बातों की समझ बालक में बनने लगती हैं। तो समाज से संबंधित समस्त समझ का विकसित होना कहलाता है सामाजिक विकास, और यह बालक का चौथे नंबर का विकास होता है। यहां पर एक चीज और है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर सीक्वेंस आपको यही ध्यान रखनी है, पहले नंबर पे शारीरिक विकास, दूसरे पे मानसिक, तीसरे पे संवेगात्मक और चौथे पे सामाजिक विकास। लेकिन बाय द वे सीक्वेंस में थोड़ा चेंज आ जाए, क्या चेंज आ जाए, देखिए पहले नंबर पे यही होगा, यहां कोई बदलाव नहीं होगा, दूसरे पे मानसिक होगा, यहां कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहां तीसरे नंबर पे संवेगात्मक विकास की जगह सामाजिक विकास आ सकता है और ये वहां जा सकता है। अगर इस तरह का सीक्वेंस में ऑप्शन में अगर अंतर है तो उस ऑप्शंस को भी आपको प्राथमिकता देनी है। अगर दोनों साथ में आ जाएं, एक ये जो क्रम मैंने चारों बताए हैं वो एक और ऑप्शन में हो जहां पर चौथा तीसरे की जगह हो, तीसरा चौथे की जगह हो, तो इसे प्राथमिकता नहीं देनी है, याद रखिएगा। केवल प्राथमिकता कब देनी है, जब ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन में नहीं मिले तब प्राथमिकता देनी है, अदरवाइज यही आपकी बाल विकास की प्राथमिकता या क्रम होगी, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। बालक के शारीरिक विकास के साथ एक पक्ष जुड़ा होता है गत्यात्मक विकास, गामक विकास, जिसके कहते हैं मोटर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स देखिए, गामक विकास का मतलब क्या होता है? गामक विकास का मतलब होता है गति करना। आप याद रखिए, पीछे जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने शेषावस्था में आपको बताया था कि बालक में शक्ति और गति के कारण उसमें विभिन्न विकास को आगे बढ़ाया जाता है। बालक कामक क्रियाओं में रुचि लेता है जिसके कारण उसमें विकास होता है, शारीरिक गतिविधियां होती हैं। तो गामक विकास का मतलब हो गया गति संबंधी विकास। गति संबंधी विकास का प्रारंभ मां के गर्भ से ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? बालक मां के गर्भ में जब 2, 2.5, 3 महीने का होता है तब उसके द्वारा हाथ पैरों से गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, हलचल शुरू हो जाती हैं। मां को अपने गर्भ में बालक की हलचल महसूस होने लगती है। यह हलचल ही गत्यात्मक विकास का प्रारंभ होता है, यहीं से बालक का गत्यात्मक विकास शुरू हो जाता है। बालक मां के गर्भ में पैरों को मारता है, हाथों को हिलाता है, छोटी मोटी गतिविधियां जो मां के द्वारा महसूस की जाती है, यहीं से गत्यात्मक विकास शुरू हो जाता है और यह लगातार चलता रहता है। आगे चल के इसको 2 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम कि भाई गत्यात्मक विकास में जो कुशलताएं बनती है ना, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली सूक्ष्म गामक कौशल और दूसरी स्थूल गामक कौशल, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास में भी 2 चीजें और शामिल की गई हैं। पहली बालक का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और दूसरा है दोस्तों लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो मानसिक विकास एक बड़ा पक्ष है जिसमें समस्त मानसिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी क्षमताएं होती हैं, वो सब मानसिक विकास का पक्ष होती हैं। इस मानसिक विकास के बड़े पक्ष में से एक पक्ष होता है सीखने संबंधी पक्ष। कौन सा पक्ष? सीखने संबंधी पक्ष। ऐसा डायमेंशन जो लर्निंग से जुड़ा होता है उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, बालक में सीखने संबंधी क्षमताएं कैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। इसी के साथ दूसरा मानसिक विकास में एक और पक्ष होता है दोस्तों, वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। हम सब में बाय बर्थ, जन्म से ही भाषा के विकास संबंधी हार्डवेयर बने हुए हैं, उपकरण बने हुए जिन्हें टूल कहा जाता है, लर्निंग एक्विजिशन टूल्स जिन्हें कहा जाता है, या डिवाइसेस जिन्हें कहा जाता है। ये जो डिवाइसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये डिवाइसेस ऐसा नहीं कि हार्डवेयर की तरह होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं या यूं कहें क्षमताओं के रूप में होते हैं। ये जो डिवाइसेस होते हैं, कौन से डिवाइसेस? भाषाओं को सीखने के जो डिवाइसेस होते हैं, क्षमताएं होती हैं, ये क्षमताएं एक निश्चित क्रम में काम करती हैं। उनका क्रम क्या होता है? हम सब पहले सुनना सीखते हैं, सुनने के बाद फिर बोलना, और इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बनता है। सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, और आगे फिर पढ़ना लिखना, ये चारों स्किल्स भी किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका में होते हैं। लेकिन 2 मुख्य पार्ट होते हैं, सुनना और बोलना। तो किस प्रकार से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ये भी किसका पक्ष हो गया? मानसिक पक्ष हो गया।
क्यों हो गया मानसिक पक्ष कि शरीर में आप प्रत्यक्ष रूप में देखकर यह नहीं बता सकते कि देखो कान के नीचे भाषाई विकास हो रहा है या बाएं हाथ में इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, ये कहां होता है? मस्तिष्क में होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, भाषाई विकास भी मस्तिष्क के विकास का पार्ट होता है या फिर मानसिक विकास का पार्ट होता है, जो बालक में बाय बर्थ, जन्म के साथ बनकर आता है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। तीसरे की फिर से बात करें, संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास संवेगों से जुड़ा होता है जो मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। और चौथा सामाजिक विकास, जिसके साथ में नैतिक विकास हम पढ़ रहे हैं। तो नैतिक विकास होता है दोस्तों मोरल डेवलपमेंट। क्या होती है मोरल? व्हाट इज मोरालिटी? देखिए, मोरालिटी का मतलब होता है ऐसे नियम, कायदे, परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं जो किसी समाज में बना दी जाती हैं, उन सभी मान्यताओं, परंपराओं, धारणाओं, नीतियों के अनुसार अगर कोई व्यवहार होता है तो वह कहलाता है नैतिक, और उनके विपरीत होता है तो वह कहलाता है अनैतिक। तो ये जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, बड़े होने के साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? परिवार के बीच में हो रहा है, दोस्तों के बीच में हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है, खेल के मैदान में हो रहा है। और यहाँ सब जगह कौन मिल रहे हैं उसको? अन्य व्यक्ति मिल रहे हैं, दूसरे बालक मिल रहे हैं। इन अन्य व्यक्तियों में, दूसरे बालकों में लगातार लंबे समय से कुछ परंपराएं काम कर रही हैं, कुछ धारणाएं काम कर रही हैं। बालक में इन सब परंपराओं का, धारणाओं का, मान्यताओं का, नियमों का, संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का धीरे 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 उसमें धारण होती जाती हैं, और इन धारणाओं को वह मजबूत बनाता है और फिर वह भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इस तरह के समस्त विकास को कहा जाता है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने नेप से आपसे बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे 4 बालक के विकास के आयाम, पक्ष या डायमेंशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इनमें से हम आगे चलते हैं, विकास के पहले पक्ष की बात करते हैं, पहले डायमेंशन की बात करते हैं दोस्त। तो पहला विकास का पक्ष हो जाएगा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट जो प्रत्येक समय दिखाई दे रहा है, इस शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीर की संरचना में जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, इन्हें हम शारीरिक तंत्र के रूप में कह सकते हैं। या यूं कहें कि शारीरिक विकास जो होता है, इस शारीरिक विकास को समझने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग तंत्रों में चीज़ों को बांट दिया गया है, अलग अलग सिस्टम में बांट दिया गया है कि साहब शारीरिक विकास में यह एक तंत्र हो गया जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं, फिर ये दूसरा तंत्र जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो ठीक से समझने के लिए कुछ तंत्रों में इसको विभाजित किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं शरीर के तंत्र या शारीरिक तंत्र। इन शारीरिक तंत्रों में कई प्रकार के सिस्टम्स हैं, हम उनमें से कुछ मुख्य की बात करेंगे। जैसे पहला होता है हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक होता है, इसी में स्नायु मंडल, स्नायु मंडल या मसल्स सिस्टम। एक होता है इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसी में एक होता है हमारा गामक तंत्र, गामक तंत्र। इसी शारीरिक तंत्र का या शारीरिक पक्ष का एक और पार्ट होता है हमारा शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। इसी के साथ एक और होता है शारीरिक गठन, शारीरिक गठन। शारीरिक संरचना को हम शारीरिक आकार भी कह सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे शारीरिक तंत्र को बनाती हैं। कई सारे हैं लेकिन हम मुख्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे बालक छोटे से बड़ा होता है तो छोटे से बड़े होने के दौरान उसके कंकाल तंत्र का विकास होता है, जिसमें समस्त हड्डियां होती हैं, हमारी बैकबोन होती हैं, और बैकबोन के साथ जुड़ा हुआ पूरा का पूरा बोन्स का सिस्टम होता है। जब बालक माँ के गर्भ में शुरू होता है, जीवन प्रारंभ करता है, तो उसका
हमने पीछे पढ़ा था, याद कीजिए आप, कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो केंद्र से बाहर की ओर, निकट से दूर की ओर जो पढ़ा था, प्रोक्सिमल, डिजिटल या डिस्टल जो पीछे पढ़ा था, वहां क्या बताया था मैंने आपको कि बालक में पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर बाकी साइड में अन्य अस्थियों का विकास होता है, और धीरे धीरे इस कंकाल तंत्र के विकास के कारण ही हमारे शरीर का शेप बनता है, साइज बनती है। जन्म के पश्चात धीरे धीरे यह कंकाल तंत्र जो होता है, बोन सिस्टम जो होता है, यह मजबूत होता जाता है, और इसकी मजबूती के कारण ही बालक अपनी पूरे शरीर को गति दे पाता है। इसकी मजबूती के कारण ही बालक गर्दन को उठा पाता है। इसमें आने वाली दृढ़ताओं, क्षमताओं और परिपक्वताओं के कारण बालक धीरे धीरे बैठ पाता है, घुटनों के बल चल पाता है, खड़ा हो पाता है, और सारी फिजिकल गतिविधियों को कर पाता है। क्योंकि पूरे शरीर एक इकाई के रूप में अब अगर यहां से वहां मूवमेंट करता है, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स यहां से वहां मूवमेंट करते हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? हमारा कंकाल तंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है, जो उसको संरचना प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है और मूवमेंट प्रदान करता है। तो यह एक विकास हो गया जो बालक में छोटे से बड़े होने के दौरान लगातार होता रहता है। अब इनमें जो कंकाल तंत्र का मैंने आपको समझाया, इसमें जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, क्या आते हैं फ्रेंड्स? इसमें आते हैं परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। इन परिवर्तनों से क्या हो रहा है? किन परिवर्तनों से? बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान जो परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों से क्या हो रहा है? इन परिवर्तनों से क्षमता बढ़ रही है, वह कुशलता बढ़ रही है। क्षमता और कुशलताओं में बदलाव आ रहा है, बढ़ रही है। किसमें? कंकाल तंत्र में। ऐसे आगे चलते हैं। दूसरा है स्नायु मंडल, हमारा मसल सिस्टम। मसल्स जो होती हैं, स्नायु तंत्र जो होता है, नाड़ी तंत्र जो होता है, ये पूरी बॉडी को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारा महत्वपूर्ण पार्ट जो मसल्स का होता है, आगे पढ़ेंगे आप। हमारे संपूर्ण शरीर का 44% जो पार्ट होता है वो हमारी मांसपेशियों का होता है, तो बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये मसल्स के द्वारा हम विभिन्न गतियों को बनाते हैं। तो ये जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, स्नायु मंडल का जो डेवलपमेंट होता है, तंत्रिका तंत्र का जो डेवलपमेंट होता है, ये भी लगातार बदलाव होता रहता है, परिपक्वता की ओर जाता रहता है। इसमें भी क्या होता है? परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से क्या होता है? क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है। ऐसे ही तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनलैंड ग्लैंड्स। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो बॉडी के अंदर अपने हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के वजह से हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के जो विकास होते हैं वो तय होते हैं। ये इनलैंड ग्लैंड्स जो है, ये भी हमारे शारीरिक तंत्रों का महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं, या शारीरिक विकास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जैसे बालक छोटे से बड़ा होता जाता है तो लगातार उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां विकसित होती रहती हैं, जो हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। कई तरह की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो उम्र के साथ साथ भी बढ़ती रहती हैं। हर एक एज में अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ जो होती हैं किशोरावस्था में विकसित होती हैं, कुछ पहले विकसित होती हैं। इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी लगातार परिवर्तन आता रहता है। फिर है आपका गामक तंत्र, फिजिकल डेवलपमेंट, गति संबंधी, इसमें भी लगातार बदलाव आता रहता है। शारीरिक संरचना और आकार में भी बदलाव आता है, शारीरिक संगठन और गठन में भी बदलाव आता है। इन सारे परिवर्तनों से क्या होता है? क्षमताएं विकसित होती हैं, कुशलताएं विकसित होती हैं, और इन क्षमताओं और कुशलताओं को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें ही कहा जाता है शारीरिक विकास। यही कहलाता है शारीरिक विकास। तो हम इसको एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि बालक के छोटे से बड़े होने के दौरान उसके विभिन्न शारीरिक तंत्रों, जिसमें कंकाल तंत्र हो गया, स्नायु मंडल हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, गामक तंत्र हो गया, शारीरिक संरचना हो गई, शारीरिक गठन हो गया, और भी कई सारे तंत्र, कई सारी चीजें, इन सब में लगातार परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों से क्या होता है? इनकी क्षमताएं विकसित होती हैं, कुशलताएं विकसित होती हैं, और इसे ही कहा जाता है शारीरिक विकास। ये सब क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, साइज में बदलाव आता है। ये कहलाता है दोस्तों शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में कुछ चीज़ें और महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है। हमारा शरीर छोटे से बड़ा होता है, वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। तो शरीर में जो ये वृद्धि हो रही है, इन वृद्धि के पीछे भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? पहला होता है शारीरिक विकास, और दूसरा होता है हमारा
गत्यात्मक, शारीरिक विकास व गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास के कारण शारीरिक वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संरचना और आकार में बदलाव आता है। तो उसके पीछे क्या जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? पहला शारीरिक विकास की, दूसरी गत्यात्मक विकास की। इनके कारण ही बालक में शारीरिक वृद्धि दिखाई देती है या होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो बालक के बड़े होने के साथ साथ इन सारी चीज़ों में बदलाव आते हैं, जिससे उसकी क्षमताएं बनती हैं, कुशलताएं बनती हैं, बालक का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास को और डिटेल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर बात करते हैं कि बालक के इन इन पक्षों में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, गर्भावस्था के बाद जन्म के समय क्या स्थिति होती है और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या स्थिति होती है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक पक्षों को लेकर डिटेल से समझते हैं कि ये सारे के सारे शारीरिक पक्ष शारीरिक विकास के साथ कैसे विकसित होते हैं। तो बात करते हैं शारीरिक विकास के पक्षों की दोस्तों। शारीरिक विकास के पक्ष, शारीरिक विकास के पक्ष या आयाम भी इन्हें कहा जा सकता है। अगर शारीरिक विकास के पक्षों की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे बालक के मस्तिष्क की। बालक के मस्तिष्क की, ब्रेन जो कहलाता है हमारा। बालक के मस्तिष्क की बात करें फ्रेंड्स तो गर्भावस्था से ही यह बनना शुरू हो जाता है और काफ़ी हद तक ये जन्म के समय शरीर की तुलना में बड़े आकार में होता है। प्रारंभ यहीं सिर से पैर की ओर होता है। मस्तिष्क जो होता है, अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क जन्म के समय, मस्तिष्क जो होता है वो जन्म के समय लगभग 350 ग्राम का होता है फ्रेंड्स। यही मस्तिष्क जब बालक बड़ा होकर लगभग 12 वर्ष का हो जाता है तो यह 1260 ग्राम का हो जाता है, और यही बालक जब और बड़ा होके 15-16 वर्ष का हो जाता है तो 15-16 वर्ष की आयु में जो मस्तिष्क होता है यह लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है, और पूर्ण विकसित होकर इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। या अगर हम औसतन बात करें फ्रेंड्स, एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 1350 ग्राम औसतन परिपक्व या वयस्क मनुष्य के सिर का भार होता है। तो बालक के शारीरिक पक्ष में हमने मस्तिष्क को समझने की कोशिश की। 2-3 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या कि बालक के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का या सिर का भाग, मस्तिष्क का मतलब क्षमताएं नहीं है, ये हेलमेट जो हमारा सिर है, हेड है, इसका भार होता है 350 ग्राम। जब यह थोड़ा बड़ा होकर 12 वर्ष का हो जाता है, बाल्यावस्था में आ जाता है, तो बाल्यावस्था में यह 1260 ग्राम का हो जाता है लगभग, और यह 15 से 16 वर्ष में पूर्ण विकसित होकर औसतन 1350 ग्राम का या फिर 1200 से 1400 ग्राम का हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज समझने की है, यहाँ पर बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। किसका विकास? मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बालक के मस्तिष्क का विकास, क्योंकि मानसिक विकास के साथ इसका सीधा सीधा संबंध होता है दोस्तों। आगे बात करें मस्तिष्क के बाद, अगर हम इसके दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष होता है अस्थियां। अस्थियां या हड्डियां जिन्हें कहते हैं बोन्स। बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है ये भी हमारे शरीर के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही। लेकिन अगर संख्यात्मक आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो संख्यात्मक आंकड़े जो होते हैं बालक में जन्म के समय अस्थियों की संख्या की बात करें तो यह होती है 270 अस्थियों की संख्या होती है जन्म के समय। बालक थोड़ा बड़ा होता है और जब यह बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में आते आते अस्थियों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बालक में अब शारीरिक वृद्धि तेजी से हो रही है, बालक की संरचना और आकार में वृद्धि हो रही है। तो संरचना और आकार में वृद्धि होने के लिए 350 तक अस्थियों की संख्या पहुंच जाती है। उसके अलावा जब यही बालक वयस्क हो जाता है तो वयस्क होते होते या फिर किशोरावस्था में आते आते यह जो अस्थियां होती हैं इनकी संख्या और कम हो जाती है।
इनकी संख्या कम हो जाती हैं और कम होकर यह रह जाती है दोस्तों 206 अस्थियां रह जाती हैं। अब यहाँ दो तीन चीज़ें समझने की हैं। पहली चीज़, जन्म के समय जो 270 अस्थियां होती हैं यह कम होती हैं क्योंकि शरीर का आकार भी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो अस्थियां होती हैं यह बहुत कोमल होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, आसानी से मुड़ जाती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा ये जो है ये छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। अस्थियों की ये प्रकृति होती है। जब यही बालक शरीर को बड़ा करता है तो बड़े होने के दौरान ये अस्थियां बढ़कर क्या हो जाती हैं 350। 350 क्यों हो गई? 350 हो गई विकास के कारण। अब बालक में विकास हो रहा है लगातार, इस बढ़ते हुए शरीर के कारण जो है इन अस्थियों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर हो जाती हैं 350 तक। यहां भी क्या होती है, अस्थियां तुलनात्मक जन्म से थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं लेकिन इतनी मजबूत नहीं हुई हैं और ये छोटी छोटी होती हैं साइज में। यहाँ पर बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो कई बार पलंग से गिर जाता है, कई बार गोदी से गिर जाता है, कई बार चलते चलते घुटने पे, बल पे, किसी पता नहीं कितनी बार गिरता रहता है। लेकिन कभी भी इस अवस्था में गिरने के दौरान कोई हड्डी टूटती नहीं है, क्रैक नहीं होती है। कभी नहीं देखा होगा कि बहुत छोटे बालक में या जन्म के कुछ समय बाद नवजात शिशु को प्लास्टर बांधने की नौबत आई हो। बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? कि यहाँ पर बालक की हड्डियाँ जो हैं वो छोटी होती हैं प्लस लचीली होती हैं तो आसानी से मुड़ जाती हैं। छोटा मोटा कोई बेंड भी आ गया तो वापस से वो सेट हो जाती हैं, वो क्रैक नहीं होती हैं क्योंकि दृढ़ और मजबूत भी वो नहीं होती हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो बड़े होने के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि अब उसको शारीरिक गतिविधियां करनी है, उसको चलना फिरना है और चलना फिरना है तो क्या करना पड़ेगा, पैर, क्योंकि अगर पहले लेटा हुआ है तो लेटने के दौरान पैर की हड्डियां जो हैं वो मजबूत हैं या नहीं है बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको चलना है, गति करनी है, अपने पैरों के बल पे चलना है तो पैरों के बल पे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सारा वजन पूरे शरीर का पैरों पे आएगा, पैर उसके पूरे वजन को टिकाएंगे और पूरे वजन को लेकर मूवमेंट भी करेंगे। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है पैरों की हड्डियां मजबूत हों। जब बालक खड़ा हो रहा है तो खड़ा होने के दौरान पूरा शरीर एक निश्चित संरचना में हो, इसके लिए किसकी आवश्यकता है कि हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये मजबूत हो, इसमें मजबूती आए। तो मजबूती कब आएगी, दृढ़ता कब आएगी, स्ट्रांगनेस कब आएगी? जब ये छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर बड़ी हो जाएंगी। दूसरी बात, ये जो लचीली हड्डियां हैं इसमें हार्डनेस आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। तो दोस्तों इस हड्डियों में या अस्थियों में दृढ़ता आना, लचीलेपन से मजबूत होना या छोटी छोटी हड्डियों को जुड़कर बड़ा हो जाना कहलाता है अस्थिकरण। क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है अस्थिकरण। अस्थिकरण इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओसिफिकेशन। 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 ओसिफिकेशन में क्या होता है? ओसिफिकेशन मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर एक हो जाती हैं तथा लचीली हड्डियां मजबूत और दृढ़ हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अस्थिकरण या ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन के कारण ही ये 350 जो हड्डियों की संख्या थी बाल्यावस्था में, यह घटकर 206 रह जाती हैं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहां से 2-3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। पहला बिंदु क्या हो गया कि जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर में अस्थियों की संख्या तो कितनी हो जाएंगी, 270 हो जाएंगी। कैसी होती हैं? ये कोमल होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, बाल्यावस्था में आ गया तो बाल्यावस्था में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 350। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि बालक के शरीर की संरचना बढ़ रही है। और जब ये वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वयस्क होने पर किशोरावस्था में या प्रौढ़ में या हम सब में अस्थियों की संख्या कितनी, 206 रह जाती है। क्यों रह जाती हैं? ये अस्थिकरण के कारण, छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने से, मजबूत हो जाने से या दृढ़ता प्राप्त कर लेने के कारण संख्या कम हो जाती हैं। अस्थियां जो हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। कई बार बालक में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है जिसके चलते अस्थियां कमजोर होती हैं। इसलिए छोटे बालकों में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों ये हमने जाना शारीरिक विकास का पक्ष, अस्थि। अब आगे चलते हैं अगले पक्ष की ओर।
तीसरा लेते हैं दोस्तों मांसपेशियां। मांसपेशियां, मसल्स की बात करते हैं। मसल्स जो होती हैं, मसल्स बालक में जन्म के समय उसका जो संपूर्ण भार होता है, संपूर्ण भार की लगभग 23% होती है, या संपूर्ण वजन की 1/4 1/4 हिस्सा होता है। जितना बालक में वजन होता है उसका 1/4 लगभग अस्थियों का भार होता है संपूर्ण भार के। जब यही बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसके बड़े होने के बाद यूँ कहें बाल्यावस्था में यह अस्थियों का भार जो होता है संपूर्ण शरीर का 33% होता है संपूर्ण भार का। यही बालक जब और बड़ा होकर परिपक्व हो जाता है, या यूं कहें कि यह किशोरावस्था में आ जाता है, वयस्क हो जाता है, तो यह संपूर्ण भार का 44% हो जाती हैं, 44% या 44, 45, 46 तक। तो इस प्रकार से अस्थियों का वजन संपूर्ण भार की तुलना में भी लगातार शरीर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो जन्म के समय संपूर्ण भार का 1/4 लगभग 23% होता है। बाल्यावस्था में दोस्तों यह 33% हो जाता है, और किशोरावस्था में या वयस्क होने पर यह बढ़कर 44-45% तक पहुंच जाता है। और आगे बात करें तो अगला हम विकास, शारीरिक विकास के पक्ष की बात करें तो हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वजन की। वजन, वेट की क्या स्थिति रहती है? वेट जो होता है बालकों का, वजन की बात करें तो वजन जो होता है बालक में जन्म के समय बालक और बालिकाओं में अलग अलग होता है। जन्म के समय यह बालक और बालिकाओं में अलग अलग होता है। अगर हम बालकों की बात करें तो बालकों में यह वजन होता है जन्म के समय 7.15 पौंड, 7.15 पौंड। अगर हम यही बालिकाओं की बात करें तो बालिका में जन्म के समय जो वजन होता है फ्रेंड्स, ये होता है 7.13 पौंड, 7.13 पौंड। अगर हम औसतन बात करें तो यह लगभग 350 ग्राम होता है औसतन दोनों में। लेकिन बालक और बालिकाओं की अलग अलग बात करें तो बालकों में हो गया 7.15 पौंड और बालिकाओं में हो गया 7.13 पॉइंट। ये वजन की बात हो गई। अगर हम अगले पक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो अगला पक्ष हमारा आता है ऊंचाई। अगर ऊंचाई को समझें, ऊंचाई की बात करें, हाइट जो होती है, हाइट भी बालक और बालिकाओं में जन्म के समय अलग अलग होती हैं। जन्म के समय अगर बालक की ऊंचाई की बात करें तो बालक की ऊंचाई होती है फ्रेंड्स 20.5 इंच। यहीं पर अगर हम बालिका की लंबाई की बात करें तो बालिका की जो लंबाई होती है लगभग 20 इंच होती हैं। और औसतन अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म के समय 50 सेंटीमीटर बालक और बालिका, 50 सेंटीमीटर बालक और बालिका दोनों की लंबाई होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो लंबाई की बात करें तो प्रारंभ में शैशवावस्था में लंबाई बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, फिर बाल्यावस्था में लंबाई बढ़ना थोड़ा सा कम हो जाती हैं, और आगे चलें किशोरावस्था में तो किशोरावस्था में लगभग बालक बालिकाओं या किशोर किशोरियों की लंबाई पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं। जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ जाती हैं। बालिकाओं में अधिकतम लंबाई जो है 18-19 साल तक बढ़ती हैं। यही बालकों में लंबाई अधिकतम 21-22 साल तक भी बढ़ती रहती हैं। ये जो सारी बातें ये औसतन होती हैं, एग्जैक्ट इनको हम अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से जानते हैं, क्योंकि किसी में यह लंबाई कुछ समय पहले रुक जाती है, किसी में थोड़ा सा बाद में भी बढ़ती है। उसके अलावा लंबाई से जुड़े हुए जो हार्मोन्स होते हैं इनके साथ भी लंबाई का बहुत सीधा और गहरा संबंध होता है। हम यहाँ औसतन बात करते हैं, लेकिन किसी में अगर लंबाई बढ़ने वाला हार्मोन्स सक्रिय ज़्यादा है तो लंबाई तेज़ी से बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी, और किसी में यह हार्मोन अगर कमज़ोर हैं, इफेक्टिव हैं या नकारात्मक वे में हैं तो लंबाई तुलनात्मक नहीं बढ़ पाएगी। फिर भी लंबाई अधिकतम किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त करती हैं। बालिकाओं में पहले लंबाई बढ़ना रुकता है और बालकों में लंबाई जो है वो बाद में बढ़ना रुकता है। बालक और बालिकाओं में वजन और लंबाई दोनों की बात करें तो हमेशा बालिकाओं का वजन और बालकों की लंबाई दोनों ही
बालिकाओं की बालकों की तुलना में कम होती हैं और बालकों की ज़्यादा होती हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आता है बाल्यावस्था के एंड में, जब बालिकाओं का वजन बालकों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ समय होता है फिर वापस से यही क्रम रहता है और आगे तक प्रौढ़ावस्था तक और पूरी उम्र भर बालिकाएं या महिलाएं पुरुषों की तुलना में लंबाई में और वजन में थोड़ी कम रहती हैं। दोस्तों आगे अगले पक्ष की बात करें, शारीरिक विकास का अगला पक्ष लेते हैं फ्रेंड्स, टीथ, दांत। दांत की अगर बात करें तो दांतों का विकास, टीथ, दांतों का विकास मसूड़ों के साथ जुड़ा होता है और मसूड़ों का विकास बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ा होता है। तो गर्भावस्था में ही जब बालक का शारीरिक विकास होता है तो उसके दौरान मुंह में मसूड़े हल्के हल्के निर्माण होने शुरू हो जाते हैं और मसूड़ों के अंदर दांतों की संरचना प्रारंभिक अवस्था में बननी शुरू हो जाती है। तो यह विकास तो गर्भावस्था से ही होने लगता है, लेकिन बाहर जो हमें टीथ दिखाई देते हैं यह संरचना बहुत बाद में प्रकट होती है। यह संरचना प्रकट होती है 6 माह में। जब बालक 6 माह का हो जाता है तो इस 6 माह के बालक में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। कौन से दांत निकलना? दूध के दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। दूध के दांत जो संख्या में 20 होते हैं, यह लगभग 4 वर्ष तक सारे के सारे निकल आते हैं। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। 4 वर्ष में सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं। दूध के दांतों की संख्या अधिकतम 20 होती हैं जो 4 वर्ष तक निकल आती हैं। उसके बाद 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष में ये जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और इनके गिरने के साथ साथ इसी अवस्था में क्या हो जाता है? स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। स्थायी दांत का निकलना प्रारंभ हो जाता है फ्रेंड्स। तो कौन से दांत तो गिर रहे हैं? दूध के दांत। और कौन से दांत प्रारंभ हो गए निकलना? स्थायी दांतों का निकलना प्रारंभ हो गया जो परमानेंट रहते हैं। इस प्रकार 6 माह में दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं। 4 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और लगभग 11-12 वर्ष में, 11-12 वर्ष की आयु में सभी स्थायी दांत जिनकी संख्या अधिकतम होती है 28 निकल आते हैं। 28 दूध के दांत निकल आते हैं। तो यहां पर 28 ही मैंने क्यों बोला? क्योंकि लगभग 28 स्थायी दांत सभी में होते हैं, लेकिन इनके अलावा 4 दांत होते हैं जो प्रज्ञा दंत कहलाते हैं, विजडम टीथ कहलाते हैं। ये जो प्रज्ञा दंत होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रौढ़ावस्था में आते हैं। कब आते हैं? प्रौढ़ावस्था में। उत्तर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में यह प्रज्ञादंत होते हैं और इनकी संख्या होती है 4 प्रज्ञादंत कहलाते हैं। ये जो 4 प्रज्ञादंत हैं ये 4 + 28 मिलके 32 होते हैं, तो बोलते हैं 32 या 32 के 32 बाहर निकाल दूंगा। तो ध्यान रखना सब में 32 होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि दोस्त ये प्रज्ञादंत जो 4 हैं ये सभी में चारों हो ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी में ये 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी संभव होता है। लेकिन ये निकलते कब हैं? प्रौढ़ावस्था में निकलते हैं या फिर उत्तर किशोरावस्था के बाद निकलना शुरू होते हैं। इनको प्रज्ञादंत क्यों कहते हैं? प्रज्ञा अर्थ हो गया विजडम। इन्हें विजडम टीथ क्यों कहा जाता है? विजडम टीथ कहने के पीछे पर्पस होता है कि सब मान लेते हैं कि भाई अब तो कम से कम इसमें प्रज्ञा आ गई होगी, विजडम आ गई होगी, क्योंकि प्रौढ़ावस्था का हो गया है। सामान्य मारवाड़ी में या बोलचाल में इनको अक्ल डाढ़ भी कहा जाता है। अक्ल डाढ़ का मतलब हो गया कि भाई अब तो कम से कम अक्ल इसमें आ गई होगी। तो प्रज्ञादंत या विजडम टीथ कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। कब निकलते हैं? उत्तर किशोरावस्था के बाद या फिर प्रौढ़ावस्था में ये निकल आते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमारा दांतों का विकास होता है शारीरिक विकास के पक्ष के रूप में। आगे हम बात करते हैं बालक के धड़कन की, कि किस प्रकार बालक की धड़कन जो है वो लगातार निकलती रहती है। शारीरिक विकास का अगला पक्ष है दोस्तों धड़कन, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन जो होती है। अगर हार्ट बीट की बात करें फ्रेंड्स, तो जन्म के समय एक बालक की हार्ट बीट होती है 140।
140 का मतलब 140 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 140 बार हमारा हार्ट बीट होता है जब हम जन्म के समय थे। तो जन्म के समय एक बालक की हार्ट बीट कितनी होगी? 140। जब यह बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है या ये 6 वर्ष का हो जाता है तो 6 वर्ष के बालक की जो हार्ट बीट होती है फ्रेंड्स वो लगभग 100 बार प्रति मिनट होती है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है, यह 12 वर्ष का हो जाता है तो 12 वर्ष के बालक की हार्ट बीट 85 हो जाती है, मतलब 85 बार प्रति मिनट। और जब यह बालक वयस्क हो जाता है या फिर किशोरावस्था में आ जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, किशोरावस्था या प्रौढ़ में हो जाता है, तो यह हार्ट बीट बढ़कर या फिर घटकर, क्या कहेंगे, बढ़कर या घटकर? घटकर, क्योंकि लगातार यहाँ पर घट रही है, यह हो जाती हैं 72 अर्थात 70 बार प्रति मिनट हम सबकी हार्ट बीट होती है। यहाँ पर देखिए, जब छोटा है तो 140 बार, फिर उसके बाद जब 6 वर्ष का हो गया तो 100 बार, 12 वर्ष का हो गया तो 85 बार, और वयस्क और प्रौढ़ हो गया तो 72 बार प्रति मिनट हमारी हार्ट बीट चल रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है, इसके बड़े होने के साथ साथ हृदय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये परिवर्तन होते हैं कि हृदय मजबूत हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। उसके अलावा जैसे जैसे शरीर बड़ा हो रहा है तो बड़े होने के साथ साथ जो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, प्रवाह होता है, इसमें भी बदलाव आता रहता है। जब बालक छोटा होता है तो हृदय की धड़कन तेज होती है, हृदय को बार बार बीट करना होता है, पंपिंग करनी होती है ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अभी इसके ब्लड के सर्कुलेशन संबंधी या हार्ट संबंधी जो पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम में दृढ़ता या मजबूती कम आई है तुलनात्मक। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इस पूरे सिस्टम में दृढ़ता और परिपक्वता आती जाती है, और जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है वैसे वैसे हार्ट बीट की संख्या कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार एक बालक की जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट की दर से उसका हार्ट बीट होता है। यही जब 6 वर्ष का हो जाता है तो लगभग 100 बार, और यही जब 12 वर्ष का हो जाता है तो 85 बार, और वयस्क और प्रौढ़ों में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती हैं, 72 बार हमारे हृदय की धड़कन बनती है दोस्तों। तो इस प्रकार यह बालक के विभिन्न पक्षों में होने वाला शारीरिक विकास हो गया, जिसको हमने कुछ 5-6 अलग अलग आयाम के साथ, पक्षों के साथ समझने की कोशिश की दोस्तों। इसके अलावा कई सारे पक्षों को लेकर छोटे मोटे कुछ कंटेंट्स हैं, वो आगे हम जानेंगे। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिय में आँखने, देखने और सुनने संबंधी विकास कहाँ तक हो जाता है, तो यह 8-9 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाता है। लेकिन शारीरिक विकास के साथ इनका संबंध कम होता है, इनका संबंध होता है मानसिक क्षमताओं के साथ, आंतरिक क्षमताओं के साथ। तो ये कुछ हमने ऐसे 7 आयाम या पक्ष देखे जो शारीरिक विकास के साथ जुड़े होते हैं और किस प्रकार इनका विकास होता है दोस्तों। एक बार फिर से इनको फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। शारीरिक विकास के पक्षों की मैंने बात की फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखा मस्तिष्क। मस्तिष्क की बात करें तो मैंने आपको बताया मस्तिष्क का मतलब हो गया हमारा ब्रेन, हेलमेट, ये पूरा जो होता है। इसमें जन्म के समय कितना वजन होता है? 350 ग्राम, 12 वर्ष की अवस्था में 1260 ग्राम, और 15 से 16 वर्ष में पूर्ण होकर यह 1350 ग्राम औसतन या 1200 से 1400 ग्राम का हो जाता है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली रीट में पूछा गया था, कई बार पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है या मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो कई बार ये पूछा गया है, कई बार इस तरीके से तुलनात्मक पूछा गया है, कई बार जन्म के समय को लेकर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है। तो 15 से 16 वर्ष तक यह मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार ये भी पूछा गया है 12 वर्ष में लगभग कितना वर्ष हो जाता है, कितना वजन हो जाता है मस्तिष्क का। तो ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करें अपन तो फ्रेंड्स, अस्थियां जो हैं, अस्थियों को लेके भी कई बार क्वेश्चन आता है। एक बार पूछा गया था अस्थियों का निर्माण किस किस से होता है, तो कैल्शियम, फास्फोरस और भाई सब बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनसे अस्थियों का निर्माण होता है। जन्म के समय कितनी होती है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
जन्म के समय इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो कोमल होती हैं, लचीली होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। फिर ये बढ़कर 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में। क्यों होती हैं? क्योंकि शरीर का आकार बढ़ रहा है, शरीर का विकास हो रहा है। और यह वयस्क व्यक्ति में 206 रह जाती हैं। क्यों रह जाती हैं? इसके पीछे रीजन होता है फ्रेंड्स, ओसिफिकेशन या अस्थीकरण के कारण ऐसा होता है। एक बार यह भी पूछा गया था परीक्षा में कि शरीर में अस्थियों का जुड़ना, मजबूत होना, दृढ़ होना या संख्यात्मक कम हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन यहां से अब तक पूछे गए हैं। और आगे चलें, आगे हमने बात की थी मांसपेशियां। अभी रिसेंटली पिछली बार रीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे औसतन शरीर का कितना प्रतिशत भाग या कितना प्रतिशत वजन जो है वो मांसपेशियों का होता है। जन्म के समय 1/4 भी कई बार पूछा गया है। वजन की बात करें तो यहां से भी कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो पौंड मैंने लिखा है, ये जो ग्राम मैंने लिखा है बालक बालिकाओं का जन्म के समय, ये एक औसतन माप है, एवरेज मेजरमेंट है दोस्तों। इसको लेकर आप अगर देखेंगे तो कई सारी विसंगतियां भी होगी। कई बुक्स में, कई सारे कंटेंट में ये थोड़ी डिफरेंट भी लिखा होगा वजन, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, सराउंडिंग चलेगा। अगर यहाँ 7.15 की जगह 8.15 भी हैं तो बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं इनके अलावा वो एकदम डिस्टेंस होंगे, बहुत करीबी आंसर नहीं होंगे। और बहुत करीबी भी हुए तो आपको इसके सराउंडिंग जो निकटतम होता है वही आपको मान के चलना है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आंकड़ों में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हर बालक की व्यक्ति की विभिन्नताएं होती हैं। अलग अलग अध्ययनों के द्वारा औसत जो निकल के आता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा औसत अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन हमने माना है जो अधिकांश दिया हुआ है और जो हमें एग्जाम से संबंधित जानकारी के साथ तथ्यात्मक आंकड़े हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं दोस्तों। आगे बात करें अगले पक्ष की, तो अगला पक्ष होता है, अगला पक्ष हमारा दांत, टीथ। यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, प्रज्ञा दांत कब आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, दूध के दांत कब निकलना शुरू हो जाते हैं, तो 6 वर्ष हो जाएगा। स्थायी दांत कब निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपका 6 वर्ष में हो जाएगा। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 28, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं स्टार बना रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। यहां से सीधे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करें धड़कन को लेकर, तो यहां से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितनी धड़कन होती है 1 मिनट में एक वयस्क व्यक्ति की, तो 72। जन्म के समय 140 होती हैं, ये 100 होती हैं 6 वर्ष में, और 12 वर्ष में ये 85 हो जाती हैं। और आगे की बात करें तो यहां तक हमने डिस्कशन किया था फ्रेंड्स। अब एक बार हम इससे पीछे की ओर चलते हैं और इन सारे डिस्कशन को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं पीपीटी के माध्यम से। तो आइए एक बार पीपीटी को देख लेते हैं, जहां पर सारी चीजें मैंने और डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया आपको, यहां पर 4 मुख्य पक्ष होते हैं फ्रेंड्स। पहला शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास में गामक विकास हो गया, मानसिक विकास में भाषाई विकास, और यहां पर एक और दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद आगे की बात करें तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बालक के शारीरिक विकास में शारीरिक तंत्रों, जिसमें क्या क्या आ गया, पहला कंकाल तंत्र, दूसरा स्नायु मंडल, तीसरा इनलैंड ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां, गामक तंत्र, इन सबके साथ साथ क्या शारीरिक आकार और शारीरिक गठन, इनमें आए परिवर्तनों के फलस्वरूप जो कार्य क्षमताएं या कुशलताएं बनती हैं उन्हें कहा जाता है शारीरिक विकास। इन सारे तंत्रों में लगातार जो परिवर्तन आता है जिससे कुशलताएं और क्षमताएं बनती हैं वह कहलाता है शारीरिक विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। किस किस के कारण? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। आगे चलते हैं तो शारीरिक विकास के कुछ आयाम पक्ष। पहला है आपका मस्तिष्क। जन्म के समय कितना हो गया, मैंने बताया आपको 350 ग्राम। 12 वर्ष में यह बढ़कर 1260 ग्राम, 15 से 16 वर्ष में 1200 से 1400 ग्राम, और औसतन 1350 ग्राम हो जाता है। मांसपेशियों की बात करें तो जन्म के समय संपूर्ण वजन का लगभग 1/4 अर्थात 23%,
उसके अलावा 12 वर्ष में यह बढ़कर 33% और प्रौढ़ों में यह बढ़कर 44% हो जाता है। हड्डियों की बात करें तो जन्म के समय 270 होती हैं, बाल्यावस्था में बढ़कर ये 350 हो जाती हैं। मैंने बताया क्यों होती हैं, क्योंकि बालक का विकास हो रहा है। यहाँ पर ये लचीली होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और किशोरावस्था में अस्थिकरण के कारण, ओसिफिकेशन के कारण जुड़कर और मजबूत होकर कितनी संख्या रह जाती हैं, 206 रह जाती हैं। और आगे चलें अगले पक्ष की ओर, तो दांत शुरू कब होते हैं निकलना, 6 माह की आयु में निकलना शुरू हो जाते हैं। 4 वर्ष की आयु में लगभग सभी दूध के 20 दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष की आयु में ये गिरना शुरू हो जाते हैं, और गिरना शुरू होने के साथ दूध के स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं। 11 से 12 वर्ष में लगभग सभी 28 दांत आ जाते हैं, और प्रौढ़ावस्था में प्रज्ञादंत जिनकी संख्या 4 होती है, यह किसी भी व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में आ जाते हैं, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2। और भार की बात करें, वेट की बात करें, तो जन्म के समय बालक का भार होता है 7.15 पाउंड, बालिका का भार होता है यही 7.13, कम होती हैं। औसतन दोनों की बात करें 350 ग्राम का होता है। ऊंचाई जन्म के समय बालक की जो है लंबाई 20.5 इंच होती हैं, और बालिका की लगभग 20 इंच होती हैं। औसतन की बात करें तो 50 सेंटीमीटर इनकी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स। आगे बात करें धड़कन की, हार्ट बीट की, तो जन्म के समय 140 बार प्रति मिनट, 6 वर्ष में 100 बार, 12 वर्ष में 85 बार, और प्रौढ़ और वयस्कों में कितनी होती है, 72 टाइम्स हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने जाना बालक के शारीरिक विकास के विभिन्न पक्षों के बारे में, बालक के शारीरिक विकास को अलग अलग प्रकार से किन किन तंत्रों के द्वारा विकास मिलता है, यह जन्म के समय क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, उन सारे पक्षों को हमने डिटेल से जानने की कोशिश की, जिनका आपकी परीक्षा के साथ कहीं ना कहीं गहरा संबंध होता है दोस्तों। अब इसी का एक अगला पक्ष होता है जिसको हम शारीरिक विकास के साथ ही समझते हैं फ्रेंड्स, वह होता है बालक का गामक विकास। बालक का गामक विकास, अगर गामक विकास की बात करें तो गामक विकास जो होता है बालक का, वह गामक विकास होता है गति के साथ, मोटर डेवलपमेंट। तो गामक विकास क्या है, थोड़ा समझते हैं। बालक का गामक विकास, गामक विकास इंग्लिश में कहेंगे इसको हम मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, देखिए गामक विकास मैंने आपको पीछे बताया, बालक की गति में जो विकास होता है, बालक के शरीर में जो हलचल होती है, मूवमेंट होते हैं, पूरी बॉडी यहाँ से वहाँ मूव करती हैं, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है बालक का गामक विकास। बालक का जो गति संबंधी विकास होता है, यह बालक का गामक विकास बालक के किससे संबंधित होता है, बालक की नर्व सिस्टम से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, इनके समन्वय और नियंत्रण से संबंधित होता है दोस्तों। तो बालक के गामक विकास का अर्थ क्या हो गया, बालक की जो मांसपेशियां होती हैं, बालक की जो मांसपेशियां होती हैं, इन मांसपेशियों में जो बदलाव आते हैं, या मांसपेशियों के साथ जो बालक का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, क्या होता है, समन्वय होता है, वह नियंत्रण होता है, इसके कारण ही बालक जो है वो गत्यात्मक विकास कर पाता है। तो मांसपेशियों में समन्वय, नियंत्रण के कारण बालक में गत्यात्मक विकास होता है। दूसरी चीज, यह जो बालक का गत्यात्मक विकास होता है, यह बालक का गत्यात्मक विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। कहां से, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है बालक का गत्यात्मक विकास। इसके अलावा जो बालक का गत्यात्मक विकास होता है फ्रेंड्स, यह गत्यात्मक विकास पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में होता है। कैसे होता है पूर्व निर्धारित अवस्थाओं में, जैसे बालक का जब गत्यात्मक विकास हो रहा है तो हमें पता है कि बालक सबसे पहले जन्म लेने के बाद बॉडी को मूवमेंट करेगा, थोड़ा सा परिपक्वता आएगी तो वो गर्दन को उठाएगा, थोड़ा और परिपक्व होगा तो वह सहारे से बैठेगा,
थोड़ा और परिपक्व होगा तो वह घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, थोड़ा और परिपक्व होगा तो सहारे के साथ चलना शुरू करेगा, थोड़ा और परिपक्व होगा तो वह स्वतंत्र रूप से चलना शुरू करेगा, थोड़ा और परिपक्व होगा तो उछलना, कूदना, फांदना, लांगना, खेलना, चढ़ना, ये सारे के सारे विकास उसमें होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बालक के विकास हो रहे हैं, यहाँ एक पूर्व निर्धारित अवस्थाएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी किसी भी बालक का गत्यात्मक विकास होगा तो इसी क्रम में होगा, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बालक के गत्यात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, यह अवस्थाएं क्या होती हैं फ्रेंड्स, यह अवस्थाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। पूर्व निर्धारित होती है, हमें पहले से पता होता है कि बालक के विकास में यह क्रम होने वाला है। उसके अलावा बालक का जो गत्यात्मक विकास होता है, यह गत्यात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका जो क्रम होता है सामान्य से विशिष्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिकेशन होता है या जनरल टू स्पेसिफाई होता है। कैसे कि बालक सबसे पहले सामान्य गतिविधियां करेगा, सामान्य हलचल करेगा, धीरे धीरे यह जो गतिविधियां हैं, हलचल हैं, गति हैं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती हैं। पहले पूरी बॉडी में हलचल होगी, पहले पूरी बॉडी गतिमान होगी, धीरे धीरे यह हाथों की ओर, अंगुलियों की ओर, हथेलियों की ओर और पैरों की ओर विकसित होगी, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक पहले किसी भी चीज को पूरे संपूर्ण हाथ से टटोलेगा, धीरे धीरे वह हाथ की कुछ अंगुलियों से आगे चल के पैर से, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। किसी भी चीज को टच करना है तो पहले पूरे हाथ को लेके जाएगा, लेकिन आगे चल के उसी जगह अपनी अंगुली को टच करेगा जहां जिसको पकड़ना है। तो इस प्रकार सामान्य से विशिष्ट की ओर गामक विकास की प्रकृति होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा बालक का जो गामक विकास होता है, यह गामक विकास बालक की परिपक्वता के साथ तय होता है। किसके साथ होता है? परिपक्वता के कारण होता है। परिपक्वता के कारण। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछे कि क्या बालक को चलना सिखाया जाता है, बालक का छोटे से बड़े होने के दौरान जो उसमें बदलाव आते हैं, वह चलना शुरू करता है, विभिन्न गतियां करता है, ये चलना उसके अधिगम का परिणाम है या परिपक्वता का परिणाम है? यह मैच्योरिटी के कारण आया हुआ बदलाव है या लर्निंग के कारण होने वाला बदलाव है? तो आंसर होगा मैच्योरिटी के कारण, परिपक्वता के कारण। तो गत्यात्मक विकास में किसकी आवश्यकता होती है? मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, परिपक्वता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसमें परिपक्वता आती जाती है, और परिपक्वता के कारण बालक के वंशानुक्रम में, बालक के प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं में जो चीजें होती हैं वो विकसित होती हैं, और उनके विकास के फलस्वरूप बालक में विभिन्न गतियां होना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, और बालक का गत्यात्मक विकास होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बालक के गत्यात्मक विकास से जुड़ी हुई होती हैं। उसके साथ बालक का जो गत्यात्मक विकास होता है, इस गत्यात्मक विकास से संबंधित कौशलों को दो भागों में बांटा गया है। कौशलों का मतलब बालक के द्वारा की जाने वाली विभिन्न कार्य, और उन कार्यों में जब बार बार बालक करने लगता है तो वह कुशलता या कौशल बन जाता है। जैसे बालक को हम लिखना सिखाते हैं तो बालक पहले अंगुली से पेन को पकड़ना सीखता है, फिर उसको थोड़ा मजबूती से ग्रिपिंग करता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर यह एक जगह टिकाना सीखता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यह जैसे मूवमेंट करते हैं वैसे मूवमेंट होने लगता है, और धीरे धीरे बालक लिखना सीखता है। तो यहाँ पर हुआ क्या? बालक में लिखने संबंधी कुशलता का विकास हुआ, कुशलता का विकास हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ। जैसे बालक बटन बंद करना सीखता है तो बटन बंद करने में क्या पहले ही दिन बालक बटन बंद कर लेता है शर्ट के? नहीं, ऐसा नहीं होता। बालक धीरे धीरे कुछ प्रयासों के बाद, कुछ समय बाद, कुछ परिपक्वताओं के बाद आसानी से बटन को बंद कर लेता है। हम कहते हैं कि इसमें बालक में अपनी शर्ट के बटन बंद करने की कुशलता का विकास हो गया। तो इस प्रकार बालक में जो समस्त गामक विकास होता है और उससे जुड़ी हुई जो कुशलताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, और इन सारे परिवर्तनों को कहा जाता है गामक विकास की कुशलताएं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, गामक विकास या गामक कौशल। ये जो गामक कौशल होते हैं, मोटर स्किल्स होते हैं, ये मोटर स्किल्स जो होते हैं दोस्तों, मोटर स्किल्स, ये मोटर स्किल्स को दो भागों में बांटा गया है। इनमें से पहला होता है स्थूल गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल नंबर 1
स्थूल गामक कौशल, और दूसरा होता है सूक्ष्म गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कहलाता है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर स्किल, और ये कहलाते हैं फाइन स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। देखिए, बालक का जब जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात विकास होता है तो उसमें सबसे पहले जो गामक विकास होता है, जो गामक कुशलताएं बनती हैं, उन्हें कहा जाता है स्थूल गामक कौशल। तो स्थूल गामक कौशल में क्या चीज आ गई? यह जन्म पूर्व से ही शुरू हो जाते हैं, जन्म पूर्व से ही प्रारंभ हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जन्म पूर्व से प्रारंभ हुआ, मां के गर्भ में बालक ने हलचल शुरू की, गति शुरू की, मोटर डेवलपमेंट वहां दिखने लगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? इसमें बालक के संपूर्ण अवयव शामिल हैं। किसमें? स्थूल गामक कौशल में। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया इसमें सभी अवयव शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? सभी अवयव शामिल होते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? स्थूल गामक कौशल में विभिन्न मांसपेशियां, विभिन्न गामक अंग, विभिन्न अवयव एक साथ गति करते हैं, समूह के रूप में गति करते हैं, या फिर अलग अलग भी गति करते हैं लेकिन ज्यादा शामिल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सूक्ष्म गामक कौशल की बात करें तो सूक्ष्म गामक कौशल जो होते हैं जन्म से शुरू नहीं होते हैं, यह लगभग 3-4 वर्ष के पश्चात शुरू होते हैं। 3-4 वर्ष के पश्चात बालक में सूक्ष्म गामक कौशल बनना शुरू होते हैं। दूसरी बात, इसमें सभी अवयव काम नहीं करते। क्या काम करते हैं? इसमें विशेष अवयव काम करते हैं। किसमें? बालक के सूक्ष्म गामक कौशल में विशेष अवयव काम करते हैं। या हमारा जो सिस्टम होता है उसका कुछ ही मांसपेशियां जहां काम करती हैं वह कहलाता है सूक्ष्म गामक कौशल, और जहां अधिक मांसपेशियां काम करती हैं उसे कहा जाता है स्थूल गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल को फिर से देखते हैं। स्थूल गामक कौशल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसमें बालक का, जैसे बालक सबसे पहले मां के गर्भ में हलचल करता है वह यह शामिल होता है। उसके अलावा उसका गर्दन उठाना, उसके बाद उसका बैठना, उसके बाद उसका घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, उसके बाद जब और बड़ा हो जाता है तो दौड़ना, फांदना, चढ़ना, उछलना, कूदना, ये सारा का सारा किसमें शामिल होता है? ये सारा का सारा पार्ट होता है दोस्तों स्थूल गामक कौशल। इसके अलावा अगर हम सूक्ष्म गामक कौशल की बात करें तो यहाँ क्या क्या शामिल होता है? यहाँ बालक के द्वारा जो सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं, जैसे किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को पकड़ना इसमें शामिल होता है। बालक खाना खाता है, किसी भी द्रव्य पदार्थ को पीता है तो खाना पीना इसमें हो गया, खाना पीना हो गया। उसके अलावा बालक लिखता है, लिखना इसमें हो गया। अपनी शर्ट के बटन बंद करता है, बटन बंद करना इसमें हो गया। उसके अलावा किसी भी चीज को चीरना, फाड़ना, ये सब इसमें शामिल हो गया। उसके अलावा चित्र बनाना, कोई भी मिट्टी के खिलौने बनाना या कागज के खिलौने बनाना, ये सारा का सारा इसमें शामिल हो गया। तो ऐसे कुशलताएं जो किसी विशेष अवयव के द्वारा संपादित होती हैं, ऐसा मोटर डेवलपमेंट जिसमें कुछ कम मांसपेशियां काम करती है, उसे कहा जाता है सूक्ष्म गामक कौशल, फाइन स्किल मोटर,
और दूसरा जिसमें शरीर के सभी अवयव काम लेते हैं, कई सारी मांसपेशियां शामिल होती हैं, उसे कहा जाता है स्थूल गामक कौशल। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों कुशलताओं को समझना और जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब बालक छोटे से बड़ा होता है तो छोटे से बड़े होने के दौरान ऐसी विभिन्न गतिविधियां हमारे समाज में, परंपराओं में, व्यवहार में या दादी नानी के व्यवहार में, सीखों और शिक्षा में शामिल होती हैं, जिसके द्वारा हम दैनिक जीवन में बालक के सूक्ष्म विकास और गामक कौशल दोनों विकासों का लगातार ध्यान रखते हैं। कई सारे जो किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, इन स्कूल्स में भी बालकों के फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए काम करवाया जाता है। आप सिंपल समझो, जब बच्चे को हस्तलेख लिखना सिखाया जाता है तो हस्तलेख लिखना सिखाते समय बालक के हाथ को पकड़कर हम उसके फिंगर ग्रिप को मजबूत करते हैं। पहले डॉट डॉट को मिलाना सिखाते हैं, उसके बाद फिर सीधी लाइन खींचना, फिर टेढ़ी लाइन खींचना, फिर गोला बनाना, फिर उसके बाद कई सारे छोटे मोटे लेटर्स के स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। इन सारी चीज़ों में जब बालक को कुशलता आ जाती है तब जाके बालक को हम लिखने वाला कोई काम देते हैं। तो यह क्या हो गया, सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास करना। तो हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, बालक के प्री प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी से पहले से लेकर प्राइमरी तक और उससे आगे तक कई सारे ऐसे कौशलताएं होती हैं जो शिक्षकों के द्वारा विकसित की जाती हैं। तो इस प्रकार बालक में होने वाली सभी कुशलताओं को, गामक कुशलताओं को दो भागों में बांटा गया है, पहला सूक्ष्म गामक कौशल और दूसरा स्थूल गामक कौशल। चलिए एक बार इसको डिटेल से समझते हैं वापस से। बालक का गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट। दोस्तों, गामक विकास में शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा होती है उसे गामक विकास कहा जाता है। विभिन्न मांसपेशियों का, मैंने कहा था, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो जिस क्षमता में मांसपेशियों का नियंत्रण, जैसे मान लीजिए बालक ये पेन को सबसे पहले पकड़ना सीखता है, तो जब छोटा है तो किसी चीज को पकड़ नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उंगली पकड़ने की क्षमता बनती है। जब पकड़ने की क्षमता बनी तो क्या हुआ, इन फिंगर से, हाथ से, पंजे से जुड़ी हुई जितनी मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को नियंत्रण करने की क्षमता बालक में बनी। तो ये क्या कहलाएगा, बालक का गामक विकास। पहले जब बहुत छोटा है तो पेन को पकड़ने की क्षमता नहीं, पूरा हाथ मोमेंटम कर रहा है, उस तक पहुंच रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे मांसपेशियों पर नियंत्रण आएगा, अंगुलियां उसका काम करने लगेगी, मतलब उसके मन में जो विचार है उसके हिसाब से अंगुलियां मूवमेंट करने लगेगी, अंगुली मूवमेंट करने लगेगी, नियंत्रण आएगा और उसको पकड़ पाएगा। यह कुशलता होना, यह विकास होना क्या कहलाएगा, गामक विकास कहलाएगा, मोटर डेवलपमेंट कहलाएगा। फ्रेंड्स, गामक विकास में स्नायु मंडल की परिपक्वता एवं मांसपेशियों के नियंत्रण पर निर्भर करता है। स्नायु मंडल जो होता है हमारा, तंत्रिका तंत्र जो होता है और मांसपेशियां जो होता है, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। नर्व सिस्टम और मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, नियंत्रण होता है। इन दोनों का नियंत्रण जब बालक के इच्छा के अनुसार होने लगता है या बालक इन पर नियंत्रण करने लगता है, दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाने लगता है, तब जाके बालक का गामक विकास होता है या इसका संबंध गामक विकास से होता है। जब बहुत छोटा होता है तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है, तो गामक विकास नहीं होता। लेकिन जैसे 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 बड़ा होता जाता है यह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। गामक विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है। किसमें परिपक्वता होना चाहिए, परिपक्वता में सारी बातें आ गई। किस किस की परिपक्वता, उसके मसल्स में भी परिपक्वता होनी चाहिए, स्नायु तंत्र में भी, नर्व सिस्टम में भी परिपक्वता होनी चाहिए, उसके बोन्स में परिपक्वता होनी चाहिए, मस्तिष्क की परिपक्वता होनी चाहिए, क्योंकि सभी चीजों में इन सब का रोल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पकड़ने का, तो पकड़ने के लिए अंगुलियों को ऑर्डर देने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। तो मेंटल मैच्योरिटी जरूरी है। मेंटल मैच्योरिटी होगी, मस्तिष्क में विचार बनेगा कि मुझे इस पेन को पकड़ना है, तब जाके फिर ये विचार हाथ के द्वारा ओबे किया जाएगा, इसका क्रियान्वयन हाथ करेगा। और हाथ में कौन कौन, हाथ में जो नर्व सिस्टम है, हाथ में जो मसल्स, अंगुलियां हैं, ये सब काम करेगी। तो इन सब के लिए परिपक्वता की आवश्यकता है। किसकी परिपक्वता, उन सभी चीजों की परिपक्वता, उन सभी तंत्रों की परिपक्वता जो गामक विकास के साथ में जुड़े हुए हैं। आगे की बात करें, गामक विकास की अवस्थाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, पूर्व निर्धारित होती हैं। बालक जब चलना शुरू करता है तो चलने में सबसे पहले वह पूरी बॉडी को मूवमेंट देता है, उसके बाद फिर गर्दन को उठाता है, गर्दन उठाने के बाद फिर वो घुटनों के बल चलता है, सहारे से खड़ा होता है और फिर बिना सहारे के चलता है। ये एक निश्चित क्रम है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि साहब दुनिया में एक ऐसा बालक हुआ, पहले दौड़ने लगा, उसके बाद फिर घुटनों के बल पे चला, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए अवस्थाएं कैसी है दोस्त, यह पूर्व निर्धारित अवस्थाएं होती हैं, प्री डिसाइडेड होती हैं। किसकी अवस्थाएं? गामक विकास की अवस्थाएं। आगे चलते हैं। बालक गामक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये सब में होते हैं। पीछे मैंने शारीरिक विकास पढ़ाया, वहां भी ये बात लागू होती है। शारीरिक विकास में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ये बिंदु सारी जगह लागू होगा, लेकिन यहां पर कैसे लागू होगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हो गया, कोई बालक जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बालक देर से चलना सीखता है, कोई बालक जल्दी लिखना सीख जाता है, कोई बालक देर से लिखना सीखता है, कोई बालक बहुत जल्दी ठीक से खाना खाना शुरू कर देता है, कोई बालक बहुत धीरे और गलत तरीके से खाना खाता है। कई बालक आसानी से फटाफट बटन बंद करना सीख जाते हैं, सूज की लेस बांधना सीख जाते हैं, चीजों को सिस्टमेटिक जमाना सीख जाते हैं, क्रम बनाना सीख जाते हैं, छोटी बड़ी चीजों को सेट करना सीख जाते हैं। इसकी तुलना में कई बालक धीरे ये सब काम कर पाते हैं। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गई, किसमें? बालकों के गामक विकास में। दोस्तों आगे चलें। बालक में गामक कौशल का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मैंने पीछे बताया आपको कि पहले सामान्य होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे विशिष्ट होगा। जैसे बालक, अगर हम चलने की बात करें तो पहले केवल चलना सीखेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो चलने में भी उसमें कई सारा चलना हो जाएगा, अकड़ के चलना, लचक के चलना, टेढ़ा चलना, मेढ़ा चलना, उछल के कूद, चलने में भी 10 तरह की विशिष्टताएं। लेकिन शुरू में नहीं होगी, छोटा बच्चा केवल चलेगा, विशिष्टताएं वो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें विशिष्टताएं आना शुरू हो जाएगी। खेलों के दौरान विभिन्न प्रकार की सारी गतिविधियां होती हैं, तो ये सब क्या है? विशिष्टताएं होती हैं। तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फ्रेंड्स आगे चलें। गामक विकास शुरू कहां से हो जाता है? गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया गर्भावस्था में 3 माह में शिशु भुजाएं एवं पांव माता के गर्भ में गति करना शुरू कर देते हैं और मां इसको महसूस भी करने लगती हैं। जन्म के कुछ समय, कुछ सप्ताह तक तीव्र गामक विकास होता है। गामक गतिविधियां असमन्वित व यादृच्छिक होती हैं। कुछ सप्ताह तक बहुत तेजी के साथ में होता है। पीछे याद करो, हमने शेषावस्था पढ़ी थी, जो जन्म के लेकर जन्म से 2 सप्ताह तक पढ़ी थी। इस शेषावस्था मैंने लिखा था तीव्र शारीरिक विकास। तो एक बात वहां यह भी लिखी थी कि बालक में काम प्रवृत्तियों के कारण इसमें शक्ति और गति का विकास होता है, बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो इसमें उत्तेजना होती है बहुत तेज होती है, जिसके चलते लगातार उसके हाथ पैर लगातार चलते रहते हैं। आप बहुत नवजात शिशु को देखेंगे तो उसके हाथ पैर रुकेंगे नहीं, लगातार चलते रहते हैं। अगर आप उनको मीटर लगा दो तो लगेगा बहुत लंबी यात्रा बच्चे ने कर ली है। तो ये कैसी होती हैं? प्रारंभिक कुछ सप्ताह में बहुत तीव्र होती हैं। कौन सी गतिविधियां? गामक गतिविधियां, या फिर बालक का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो अर्ली इन्फेंट में बहुत तेजी के साथ में होता है। लेकिन ये होता कैसा है? ये असमन्वित होता है, मतलब ये समन्वित नहीं होता है, असमन्वित। ऐसे ही कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी पैर हिल रहे हैं, हाथ किस ओर हिल रहे हैं, पैर किस ओर हिल रहे हैं, कितना हिल रहे हैं, इनके लिए कोई निश्चित कोऑर्डिनेशन नहीं होता और ये एक जैसे नहीं होते, निश्चित निर्धारित मैनर में नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? यादृच्छिक होते हैं, यहां वहां बिखरे होते हैं, किसी भी अलग अलग रूप में होते हैं। कौन से होते हैं? बालक के प्रारंभिक शेषावस्था में या जन्म के कुछ समय पश्चात जब नवजात शिशु हैं तो जो तेजी के साथ गामक विकास हो रहा है, इसमें जो गामक गतिविधियां होती हैं यह असमन्वित और यादृच्छिक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है यह गामक गतियां जो हैं ये समन्वित हो जाती हैं और निश्चित क्रम और दिशा में आ जाती हैं, यादृच्छिक नहीं रहती हैं। ध्यान रखने की बात है। प्रथम 4-5 वर्ष में बालक शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण क्षमता का विकास, जैसे चलना, दौड़ना, खिलौनों से खेलना, इन सारी बातों को 4-5 साल में करना शुरू कर देता है या करना सीख जाता है, बशर्ते कि बालक के वातावरण संबंधी सारे कारक ठीक से काम कर रहे हों, वंशानुक्रम संबंधी क्षमताएं ठीक से बालक में पहले जन्मजात आई हुई हों। उस केसेस में कई बार ये जो 4-5 साल हैं ये थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। कुछ बालक ये सारे काम इससे थोड़ा पहले भी कर लेते हैं, कुछ बालक ये सारे काम थोड़ा देर से भी कर पाते हैं, लेकिन औसतन हम बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करें, प्रथम 5 वर्ष में शारीरिक गतिविधियों पर समन्वय की क्षमता का विकास हो जाता है, कोऑर्डिनेशन। देखो यहां पर तो क्या थी? असमन्वित थी जन्म के कुछ समय पश्चात, लेकिन 4-5 साल में क्या हो गया? इनमें समन्वय आ गया। किसमें समन्वय आ गया? फिजिकल एक्टिविटीज में, शारीरिक गतिविधियों में, और उसके अलावा क्षमता का विकास भी हो गया। अब वो चाहे तो किसी चीज को पकड़ सकता है, उठा सकता है, फेंक सकता है, कागज को फाड़ सकता है, मोड़ सकता है। अब इसमें क्या हो गया? इन सारी क्षमताओं का विकास हो गया और समन्वय आ गया। लेकिन नवजात शिशु में यह सब तुलनात्मक कम होता है या फिर नहीं होता है। जैसे
फेंकना, पकड़ना, लिखना, उपकरणों का प्रयोग करना, ये सारा का सारा बालक में 5 वर्ष के बाद गत्यात्मक विकास के चलते आ जाता है। प्रथम 6 वर्ष में दिन प्रतिदिन की सारी गतिविधियां बालक करने लगता है। दिन प्रतिदिन गतिविधियों का मतलब क्या हो गया? जैसे खाना खाना, पानी पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, कपड़े निकालना, किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ रखना, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक जमाना, ये सारा का सारा दैनिक गतिविधियों वाला काम जो बालक स्वयं कर लेता है, यह 6 वर्ष में सारा का सारा उसमें आ जाता है। किसके चलते? गामक विकास के चलते। अब एक बार इस डायग्राम से देखते हैं कि बालक के गामक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में दोस्तों। पहला है स्थूल गामक कौशल, दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल। स्थूल गामक कौशल जिसको पीछे पन्ने ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कहा था, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, और ये कौन सा हो गया? फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस में क्या हो गया? गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, समस्त अवयव इसमें काम करते हैं, लेकिन ये गर्भावस्था शुरू नहीं हो, 3-4 वर्ष के बाद में शुरू होता है, और समस्त अवयव यहाँ नहीं, विशेष अवयव यहाँ काम करते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात क्या है? यहाँ पर विशेष अवयव काम करते हैं, सभी अवयव काम नहीं करते हैं। विशेष अवयव, ऐसा गतिविधि, ऐसी कुशलता, ऐसा कोई कार्य जिसमें विभिन्न मांसपेशियां, विभिन्न स्नायु मंडल, विभिन्न अवयव शामिल होते हैं, वह तो क्या कहलाएगा? स्थूल गामक। जिसमें कोई विशेष मांसपेशीय, विशेष स्नायु मंडल, विशेष अंग या अवयव शामिल होगा, वो कहलाएगा हमारा सूक्ष्म गामक कौशल। इसमें देखो कौन कौन से हैं? सिर को ऊपर उठाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको एज वाइज भी बांट दिया है, आपको याद रखना है। बालक सिर को ऊपर उठाकर बैठकर बिना सहारे के सिर को घुमाना कब शुरू कर देता है? 6 माह में। हालांकि सिर को उठाना तो पहले ही शुरू कर देता है ये, लेकिन 6 महीने के बालक के सिर में ऐसी क्षमताएं आ जाती हैं, इस तरह की गामक कौशलताएं विकसित हो जाती हैं कि वह बैठकर बिना सहारे के गर्दन को दाएं बाएं पीछे मोड़ सकता है। धारण करने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता का मतलब यह लगभग 6 माह से शुरू हो जाती हैं और 2 वर्ष तक यह पूरी बन जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक? बालक में पकड़ने की क्षमता, धारण करने की क्षमता जो है वो 6 माह से शुरू हो जाती हैं और लगभग 2 वर्ष की आयु में बालक छोटी मोटी सभी वस्तुओं को पकड़ सकता है। जितना चाहे दृढ़ता के साथ या फिर ढीले से, जैसे भी चाहे पकड़ने की क्षमता बालक में शुरू हो जाती हैं, पूर्ण बन जाती हैं 2 वर्ष में और शुरू हो जाती हैं 6 माह से। बैठना, बिना सहारे के बैठना, इसके लिए 6 से 4 माह में बालक बिना सहारे के बैठ जाता है। कुछ बालक 4 महीने में, कुछ 5 महीने में, कुछ 6 महीने में बैठना सीखते हैं। घुटनों के बल पर चलना, यहाँ भी 4 से 9 माह है। कुछ बालक थोड़ा पहले घुटने के बल पर चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बालक, लेकिन लगभग 8-9 महीने तक सारे बालक जो सामान्य हैं वो घुटनों के बल पर चलना शुरू कर देते हैं। खड़ा होकर चलना, तो खड़े होकर चलने में 7-8 से 10 और 15 माह तक की अवधि होती है। 7-8 से 10-15 क्यों? कुछ बालक होते हैं जो 8 महीने में चल जाते हैं, कुछ बालक 7 महीने में भी चल जाते हैं, लेकिन अधिकांश बालक 9, 10, 11, 12 महीने तो चल ही जाते हैं, लेकिन अधिकतम 15 महीने तक लगभग सारे बालक औसतन जो स्वस्थ हैं वो चल पाते हैं। उसके अलावा लांग कर चलना व चढ़ना, लांग कर चलने का मतलब जंप करते हुए चलना, उछलते हुए चलना, पानी में छपाक करना, ये सब चीज़ें कब शुरू हो जाती हैं? लगभग 18 महीने के बालक में सारी क्षमताएं बन जाती हैं। किसी भी चीज़ पे चढ़ना, जैसे पेड़ पर चढ़ना, किसी पोल पे चढ़ना, सीढ़ियों पे तो बहुत पहले चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन किसी अन्य चीज़ पर चढ़ना 18 महीने में शुरू हो जाता है। बालक में दौड़ने की कुशलता का विकास, दौड़ने संबंधी गामक विकास 3 से 4 वर्ष में आ जाता है। दौड़ना पहले ही शुरू कर देता है, लेकिन तेजी के साथ दौड़ना यहाँ 3 से 4 वर्ष में आता है। उछलना कूदना ये 5-6 वर्ष में हो जाता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे स्थूल गामक कौशल हैं जो उम्र के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, यह मैंने बताने की कोशिश की। आइए चलते हैं सूक्ष्म गामक कौशल। सूक्ष्म गामक कौशल में जैसे पहला है आपका फेंकना, तो 3 से 5 वर्ष की आयु में बालक फेंकने की क्षमता का विकास कर लेता है। फेंकना पहले ही शुरू कर देता है, लेकिन पूरी तरह फेंकने की क्षमता 3 से 5 वर्ष में आ जाती है। किसी भी चीज को पकड़ना, देखो पकड़ना यहाँ भी है, पकड़ना यहाँ भी है, लेकिन किसी चीज को दोनों हाथों से और धारण करके उठाने या जहां पूरी बॉडी काम कर रही है, कई अवयव काम कर रहे हैं पकड़ने के दौरान, तो वह तो कहलाएगा स्थूल गामक कौशल। जब केवल पेन को पकड़ना है, किसी तिनके को पकड़ना है, बटन को पकड़ना है, जहां केवल अंगुलियां काम कर रही हैं, बहुत कम
या एक दो अवयव काम कर रहे हैं, विशेष अवयव काम कर रहे हैं पकड़ने में, तो यही पकड़ना क्या बन जाएगा, सूक्ष्म गामक कौशल हो जाएगा। पकड़ना, बटन बंद करना, किससे, अंगुलियों के द्वारा। ये सब कब शुरू होता है, 18 से 24 महीने में, लगभग 18 महीने बालक शुरू कर देता है और 2 साल तक लगभग बटन बंद करना, पकड़ना, छोटी मोटी सारी कुशलताएं बालक में बन चुकी होती हैं दोस्तों। खाना पीना अपने हाथ से बिना गिराए, जब बालक छोटा होता है तो माँ के द्वारा खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बालक में यह खाने पीने संबंधी सूक्ष्म गामक कौशल विकसित और स्वतंत्र रूप से खुद खाना शुरू कर देता है। कब, 3 साल की अवस्था तक, पहले ही शुरू कर देता है, लेकिन 3 साल तक लगभग सारे बालक खाना पीना सीख जाते हैं। लिखने की बात करें तो लिखना जो है 18 से लेकर 36 माह में, 18 महीने का बालक लगभग लिखना, पेंसिल को पकड़ना, छोटी मोटी ग्रिपिंग शुरू कर देता है और 36 माह का बालक, 3 साल 2.5 साल का बालक जो है पूरी तरह से चीजों को लिखना शुरू कर देता है। प्राइमरी स्कूल के बालक लिखना शुरू कर देते हैं। आगे चलें, ये कुछ मेन सूक्ष्म गामक कौशल, उसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म गामक कौशल भी होते हैं, जैसे पिरोना, सुई में धागा पिरोना, किसी भी चीज को पिरोना, पकड़, फाड़ना, कागज को फाड़ना, कपड़े को फाड़ना, काटना, काटने का मतलब कैंची से काटना, जैसे कैंची को पकड़ना है, सीजर्स को पकड़ना है। ये भी छोटा बालक सीजर्स नहीं पकड़ पाता है, कैंची नहीं पकड़ पाता, लेकिन जैसे बड़ा होगा वैसे पकड़ने का तरीका आ जाएगा। शुरू में पकड़ेगा, उल्टी पकड़ेगा, पकड़ने के साथ काट नहीं पाएगा, क्योंकि कैंची को पकड़ना अलग बात है, कैंची से काटना अलग बात है। पकड़ने के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए फिंगर्स में, तब जाके कट पाता है। तो यहाँ पर काटना, चिपकाना, किसी भी चीज को पेस्ट करना, चित्रों को चिपकाना, कोला चिपकाना, चित्रकला, ड्राइंग करना हाथ से, अंगुलियों से या फिर मिट्टी में अंगुली से चलाना, ये सारा का सारा। पेंटिंग हो गया, छापना, हाथ से छापे लगाना या फिर कार्बन से छापना, ये सारा का सारा। कागज मोड़ना, कागज को मोड़ना, मोड़कर कई सारी डिजाइन्स बनाना, जैसे नाव बनाना, हवाई जहाज बनाना, ये सारा का सारा मोड़ना। मिट्टी का काम, मिट्टी के काम का मतलब मिट्टी के खिलौने बनाना, छोटी छोटी गीली मिट्टी के द्वारा कई सारे खिलौने बनाना, मिट्टी में हाथ से लिखना, मिट्टी में डिजाइन्स बनाना, ये सारा का सारा मिट्टी संबंधी काम हो गया। छांटना, छांटने का मतलब क्या, चीज़ें रख दी, छोटी चीज़ें निकालो, बड़ी चीज़ें निकालो, या इस ढेर में से जो है आप बटन कौन सा है वो निकालो, धागा कौन सा है वो निकालो, सुई कौन सी है वो निकालो, कंकड़ कौन सा है, पत्थर कौन सा है, या कोई फ्रूट है वो कौन सा है। तो चीज़ों में से छांटना, छांटने का मतलब दिख तो रही है, छांटने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मस्तिष्क में चीज़ों की पहचान भी बन गई है, प्लस अंगुलियाँ उसी चीज़ को पकड़ेगी जिसके लिए मस्तिष्क ऑर्डर करेगा, तो ये छांटने संबंधी हो गया। उसके अलावा नमूना तैयार करना, किसी भी चीज़ का शेप बनाना, उड़ेलना, एक गिलास से दूसरे गिलास से पानी भरना या बोतल को गिलास से भरना, ये सारा का सारा उड़ेलना। देखिए ये सारा का सारा जो सूक्ष्म गामक कौशल होता है फ्रेंड्स, इस सूक्ष्म गामक कौशल के लिए स्कूल्स में भी कई सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ये चिपकाना जो है, कोलाज, कोलाज आपने सुना होगा, अखबार की कटिंग को काट कर पेस्ट करवाते हैं, स्कूल्स में गतिविधि होती है कोलाज निर्माण करना। तो कोलाज बनाने के दौरान क्या कर रहा है बालक, आपने बच्चों से कहा कि भाई क्या करना तुम, ये तुम्हारे घर पे जो पुराने अखबार है ना, उसमें से कल फ्रूट, फलों के जितने भी चित्र हैं जो भी, उनको काट के चिपकाना, एक चार्ट में बनाकर लेकर आना। तो वहाँ क्या क्या हो रहा है देखो, इसके दौरान बालक में पहली चीज़ क्या विकसित हो रही है, छांटना। वो बालक छांट रहा है कि मुझे केवल फ्रूट्स वाले चीज़ें ही काटनी है। दूसरी, उसमें काटने संबंधी भी क्षमता विकसित हो रही है। कौन सी, काटने संबंधी, अगर कैंची से काट रहा है तो, हाथ से फाड़ रहा है तो फाड़ने संबंधी भी हो रही है। फिर उसको पेस्टिंग कर रहा है, चिपका रहा है तो चिपकाने संबंधी भी हो रही है। और नीचे नाम लिख रहा है या कुछ साथ में चित्र वगैरह बना रहा है तो ये भी हो रही है। इस प्रकार उसने एक विशेष गोले में इनको चिपका दिया, त्रिभुज में चिपका दिया, आयत में चिपका दिया, तो कोई ना कोई नमूना भी उसने चित्र का बना दिया है। तो इन सारी गतिविधियों से बालक के सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास किया जाता है प्री प्राइमरी स्कूल्स में या प्रारंभिक स्कूल के दिनों में। इसीलिए SUBW जो पहले विषय आता था, चित्रकला जो विषय हमारे यहाँ पर काम करता है, इन सब का काम क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास करना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए आप, अगर हमने बालक के उस अवस्था में, जब बालक में सूक्ष्म गामक कुशलताएं बन रही है, अगर उनको सही तरीके से डेवलप कर दिया, उन कुशलताओं को सही तरीके से बना दिया, तो उम्र भर ये कुशलताएं उसकी सफलताओं के साथ उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं।
देखिए कैसे, जब बालक यहाँ लिखना सीख रहा है, कब लिखना, 18-36 माह में। लिखना सीखने के दौरान अगर परिवार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा लिखने के कौशल का ठीक तरीके से विकास कर दिया गया तो बालक की हैंडराइटिंग उम्र भर के लिए बहुत अच्छी बन जाएगी, उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। अगर यहाँ इस कुशलता को ठीक से विकसित नहीं किया गया तो हो सकता है बालक की हैंडराइटिंग तुलनात्मक ऐसी नहीं हो जैसी अन्य बालकों की हुई। इसी प्रकार सारी की सारी कुशलताएं जो होती हैं दोस्तों, इन सबको ठीक से विकसित करने की आवश्यकताएं होती हैं, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस, इसलिए आपको यहाँ पर ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो इस प्रकार हमने समझा दोनों प्रकार के कौशलों को जो बालक के गति के साथ जुड़े होते हैं, मोटर डेवलपमेंट के साथ जुड़े होते हैं और शारीरिक विकास का ही एक पार्ट होता है। फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी सारा लंबा डिस्कशन किया। इस लंबी चर्चा में हमने बालक के विकास के विभिन्न आयामों को समझा, विभिन्न पक्षों को समझा, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट को जाना और उसमें से पहला जो डायमेंशन है उसको हमने समझा। पहला डायमेंशन शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास को हमने कुछ 5, 6, 7 महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर समझा। इसी से जुड़ा हुआ बालक का गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, उसको हमने जाना दोस्तों। मोटर डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, दोनों को हमने जाना। तो आज का जो डिस्कशन था, आज की जो हमारी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रही है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। आप इन सबको ठीक से 2 बार 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा। इन सबके जो क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन हम अगली क्लास हमारी जो इसके क्वेश्चन आंसर से जुड़ी हुई हैं उसके साथ हम सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चंस हम कब समझ पाएंगे? जब इस कंटेंट को ठीक से समझ पाएंगे। तो थोड़ा लेंथी डिस्कशन था हमारा, लंबी क्लास हमारी आज की रही, लेकिन आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी और एग्जाम से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस जो इससे जुड़े हुए हैं वो यहीं से पूछे जाने हैं। इससे बाहर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने आज आपको बताया यहाँ बहुत वाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें और शामिल की जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड आपको नहीं जाना। जितना मैंने बताया है उसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके साथ जो अन्य क्वेश्चंस आगे मैं कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, उनको समझ लेना है। बस बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त व्यस्त रहिए और सीखते रहिए।